नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, मैं हर बार आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आता हूं। तो आज भी मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है एलर्जी। तो आज हम जानेंगे कि एलर्जी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, क्या इससे प्रॉब्लम होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या हम इसका ट्रीटमेंट घर पर कर सकते हैं, क्या इसके टेस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एलर्जी। दोस्तों, सबसे पहले कि एलर्जी होती क्या है, ठीक है। अब एलर्जी जो डिपेंड करती है हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी पर टच होता है या हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है, और वो रिएक्शन हमारी किसी भी रूप में आ सकती है। हमारी हाई फीवर के रूप में आ सकती है, हमारी बॉडी पे रेडनेस के रूप में आ सकती है, तो उसको हम एलर्जी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एलर्जी कितने टाइप के होते हैं। कॉमनली हम लोग जो देखते हैं कि भाई बॉडी पे पिंपल्स हो गए हैं या रेडनेस हो गई है, हम लोग कॉमनली वही समझते हैं कि यही एलर्जी है। लेकिन एलर्जी सिर्फ वही नहीं होती जो आपको ऊपर से दिखाई दे रही है। एलर्जी कई टाइप की होती है। एलर्जी बॉडी के अंदर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसीलिए आज हम पूरा डिटेल में जाएंगे कि कितने टाइप की एलर्जी होती है। तो पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ कितने टाइप की एलर्जी होती है। तो उसमें सबसे पहले कॉमन एलर्जी होती है, फूड एलर्जी होती है, ठीक है। स्किन एलर्जी जो कि कॉमनली आपको पता ही है, ठीक है। डस्ट एलर्जी होती है, इंसेक्ट एलर्जी होती है, ठीक है दोस्तों, और ड्रग एलर्जी होती है, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने और अगर डिटेल में जाएंगे तो इनके सब टाइटल्स होते हैं, ठीक है। तो इतने डिटेल्स में न जाके मैं आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि होती क्या है और क्या इनके सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फूड एलर्जी की। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई खाने से कैसे एलर्जी हो सकती है। खाना तो हम लोग खाते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एलर्जी सबको नहीं होती है, किसी किसी को होती है। और हमारे खाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉमनली ऐसी हैं जिनसे काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है। जैसे पीनट्स हो गए, ठीक है, आपका सोयाबीन हो गया, आपका बहुत से लोगों को गेहूं से भी एलर्जी होती है, ठीक है। उसके अलावा अंडे से एलर्जी होती है, फिश से एलर्जी होती है। तो यूजुअली क्या होता है, इन सब चीज़ों से जब एलर्जी होती है तो कॉमनली ऐसे किसी को पता नहीं चलता। तो सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा, तो ये सबसे पहले तो आपको खुद ही आपको पता चलेगा। आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि जब आपको एलर्जी हो रही है तो आप क्या खा रहे हैं। मान लो आप एग खा रहे हैं, एग खाने के बाद आपको कोई ना कोई एलर्जी या कोई सिम्टम आ रहा है। सिम्टम किसमें क्या आता है कि सिम्टम में आ सकता है कि आपके लिप्स हैं उनमें स्वेलिंग आ सकती है, आपकी थ्रोट है, गला है, उसमें दर्द हो सकता है अंदर, ठीक है। कुछ स्वेल करने में कुछ भी दिक्कत हो सकती है, कुछ भी निकलने में दिक्कत हो रही है, यानी कुछ खाने के बाद में। ये आपको एनालाइज करना होगा कि क्या खाने के बाद में हमें एलर्जी हो रही है, ठीक है। अंडा खाने के बाद में हो रही है, कई बार क्या होता है लोगों को टमाटर से एलर्जी होती है, आलू से एलर्जी होती है। तो ये एक कॉमनली फैक्टर है जो आपको खुद एनालाइज करना पड़ता है, या फिर डॉक्टर फिर फर्दर जाते हैं इसमें टेस्ट के लिए। स्किन टेस्ट करा सकते हैं इसके लिए कि आपको मान लो स्किन पर कोई एलर्जी हुई है इस तरीके से, तो उसका स्किन टेस्ट हो सकता है, या फिर ब्लड से टेस्ट होता है। तो वो सब चीज़ें कॉमन होती हैं जानने के लिए, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हमारे प्रिकॉशन के तौर पे हम क्या कर सकते हैं कि हमें एनालाइज हो गया या हमें पता चल गया है कि हमें इस चीज़ से एलर्जी है, तो सबसे पहले प्रिकॉशन यही है कि हम उस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है। या फिर कॉमनली जब हो रहा है घर में किसी के पास में एंटी हिस्टामिनिक होती है, यानी सिट्राजिन, ठीक है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एलर्जी ज़्यादा हो रही है तो कोई और डॉक्टर अपने डॉक्टर से सलाह करें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें दवाई रखनी चाहिए, और उस मेडिसिन को आप ऑलमोस्ट अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 आती है स्किन एलर्जी। अब स्किन एलर्जी कई तरह से हो सकती है। जैसे मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तब लोगों को एलर्जी हो जाती है। सिम्टम के तौर पर क्या है, रेडनेस हो गई है, बहुत सारे एक पर्टिकुलर जगह पे दाने से हो गए हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इसके लिए एलर्जी कैसे हो सकती है कि मान लो आप किसी दीवार पे लग के खड़े हैं, वहाँ पे कुछ फंगल उगा हुआ है, वो आपकी स्किन पे लग गया तो उसकी वजह से एलर्जी हो गई, ठीक है। या बहुत से लोगों को फूलों से या इन सब चीज़ों से एलर्जी होती है कि आप किसी चीज़ से टच हुए और उसकी वजह से एलर्जी हो गई। तो उसमें क्या होता है, ईचिंग होने लगती है उस पार्ट में जहाँ पे आप टच हुए। पहले ईचिंग होगी, फिर वहाँ पर रेडनेस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सिम्टम्स होते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, कॉमनली जब इस तरीके की होती है, जैसे मान लो गर्मी की वजह से हो रही है, तो यहाँ पे बहुत सारी क्रीम्स होती हैं। कैलामाइन लोशन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। कोल्ड कंप्रेसर है, कोल्ड कंप्रेसर मतलब आप कोल्ड बाथ ले सकते हैं, या फिर एंटी एलर्जी कोई भी मेडिसिन जो कॉमनली होती है। लेकिन अगर यहाँ भी आपको कंडीशन
नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ी हो जाए तो आपको डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए। अब तीसरी एलर्जी आती है दोस्तों, डस्ट एलर्जी। ठीक है ना, डस्ट एलर्जी आज के टाइम में बहुत कॉमन है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कितना पॉल्यूटेड हो चुका है। ठीक है ना, और आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे डस्ट नॉर्मली उड़ती रहती है, तो उसकी वजह से डस्ट एलर्जी होती है। डस्ट एलर्जी का सिम्टम क्या होता है कि आपको रेनाइटिस होने लग जाएगा, कफिंग होने लगेगी यानी खांसी होने लगती है। ठीक है ना, कई बार क्या होता है फेफड़ों में दिक्कत होती है, तो ब्रीथिंग में दिक्कत होने लगती है। ठीक है ना, ये कॉमन से सिम्टम्स हैं आपके डस्ट एलर्जी के लिए। और कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट आँखों में जाने लगती हैं तो टेयरिंग होने लगते हैं, यानी आंसू आने लगते हैं, पानी आने लगता है आँखों में, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के तौर पर हम ये कर सकते हैं कि हमें अगर इस तरीके से डस्ट एलर्जी हो रही है तो हमें मास्क लगा लेना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है। यूज़ करें क्लीनिंग प्लेस को यूज़ करना चाहिए। ठीक है ना, अब इसका एक बहुत सा कॉमन सी चीज़ है, जो अस्थमेटिक पेशेंट है उनको डस्ट से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी डस्ट से एलर्जी हो सकती है उनको एक तरीके से, कि अस्थमेटिक पेशेंट अगर डस्ट के टच में आएगा तो उसको दस्का लग सकता है, बहुत बुरी तरीके से खांसी हो सकती है, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट को अपने साथ में जो क्या बोलते हैं अस्थमा के लिए जो भी मेडिसिन डॉक्टर्स ने दी है उसको अपने साथ रखना चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए, और कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको क्लीनिंग प्लेस में रहें, डस्टिंग प्लेस में ना जाएं। नंबर 4 आती है दोस्तों इंसेक्ट एलर्जी। ठीक है ना, अब आप सोच रहे हैं किस तरीके के इंसेक्ट। अब इंसेक्ट इस तरीके से जैसे आपकी मधुमक्खी है, ठीक है, ततैयाँ हो गए, ठीक है, चींटी हो गई, ठीक है। अब ये क्या है, इंसेक्ट ही है एक तरीके से। और जब आपको पता है कि मधुमक्खी काटती है तो क्या होता है, मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि जब मधुमक्खी काटती है तो क्या होता है। जब मधुमक्खी काटती है तो स्वेलिंग आने लगती है, ठीक है, और जिस पार्ट में वो काटती है वहाँ पे ईचिंग भी होने लगती है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ पे पेनफुल बहुत होता है। क्यों? क्योंकि वो उनके काटने से हो रही है, फिर कहीं आपको चींटी भी काट रही है तो उस एरिया में भी आपको पेन ज़रूर होता है, पेन फील होता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, उस प्लेस को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से एलर्जी है कि भाई किसी ने काटा और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, तो आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और आप मान लो इंसेक्ट की वजह से एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि सब बहुत सारी मधुमक्खियों ने काट लिया तो वो सीवियर कंडीशन में पहुँच जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या है, इमीडिएट आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि हाँ जो मेडिसिन दो वो लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें एक तरीके का पॉइज़न कह सकते हैं आप, होता है। और जब वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब आती है ड्रग एलर्जी, यानी हम जो दवाएं खाते हैं उनसे भी एलर्जी होती है, ठीक है दोस्तों। अब किस तरीके की दवाइयों से ज़्यादा कुछ कॉमनली दवाइयाँ हैं जिनसे होती है, जैसे पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एनेस्थेटिक्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके की दवाइयों से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, एलर्जी होती है। अब इससे सडनली क्या हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, यानी अगर किसी दवाई का एक तरीके कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है ना। तो क्या होता है, बॉडी पर रैशेज हो सकते हैं, अर्टिकेरिया हो सकता है, और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है ना। कई बार बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाए तो ब्लड वोमिटिंग तक हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए, ठीक है। तो उसमें जानकारी के लिए यही होता है कि अगर आपको पता है कि किस दवाई से आपको, किस मेडिसिन से आपको प्रॉब्लम हो रही है या किस मेडिसिन से आपको एलर्जी हो रही है, तो आपको उस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। और ऑलमोस्ट अपने पास ज़्यादातर कैरी करनी चाहिए एंटीहिस्टामिन, ठीक है। या फिर अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आपकी इस तरीके से एलर्जी पहुंचती है किसी ड्रग की वजह से, तो अपने डॉक्टर से सलाह करके आपको जो मेडिसिन डॉक्टर दे उस मेडिसिन को अपने साथ रखना चाहिए, कि कभी बाय मिस्टेक ऐसा हो जाए कि आप कोई ऐसी मेडिसिन ले लें जिसमें वो साल्ट है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें पता है कि पेन किलर में होता है, ठीक है। अब पेन किलर में क्या है, हमें पता है कि हम डाइक्लोपेरा ले रहे हैं तो उसमें ये हो रही है कि, लेकिन कई बार क्या होता है कि मेडिसिन क्या है कॉम्बिनेशन में होती है, तो उस कॉम्बिनेशन में क्या होता है हमें पता नहीं होता कि भाई इसमें डाइक्लोफेनेक है या पैरास्टामोल है, किस तरीके की है, कि वो साल्ट आ गया कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको वो मेडिसिन जिससे आपको जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उस चीज़ के लिए, वो आपको हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस पे, कॉम्प्लिकेशंस कैसे कैसे हो सकती हैं। यानी एक क्वेश्चन था कि क्या एलर्जी जानलेवा हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो दोस्तों कॉमनली तो जो है एलर्जी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है, लेकिन कई बार सीवियर कंडीशन इस तरीके से होते हैं कि वो लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती हैं। जैसे अस्थमा है,
अस्थमा में पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। अब वो अगर सीवियर कंडीशन में आ जाए तो वहाँ पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। सिनोसाइटिस हो गया या फिर कुछ इस तरीके के इन्फेक्शन हो गए कि वो सीवियर कंडीशन में पहुँच जाएँ, तब वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में चले जाते हैं, ठीक है। अब बात आते हैं कि अगर हमें नहीं पता है या फिर हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि हमें किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, तब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है टेस्ट, यानी आप अगर डॉक्टर से बात करेंगे, आपके डॉक्टर्स आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ उनके क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपसे पूछेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको वो कुछ टेस्ट लिखते हैं, ठीक है। एक कॉमन टेस्ट होता है एलर्जी का, वो बताता हूँ मैं आपको, IgE यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ई लेवल, ठीक है ना। जब भी हमारी बॉडी में कुछ इस तरीके की एलर्जी होती है तो हमारा IgE लेवल बढ़ जाता है। तो ये IgE लेवल हर कंडीशन का एक अलग तरीके से होता है, लेकिन जो कॉमन IgE लेवल है अगर वो इस तरीके से हो जाए तो उसके लिए टेस्ट होता है IgE टेस्ट। ये कॉमनली जो टेस्ट होता है इसकी कॉस्ट जो है लगभग 650 से 700 रुपये के MRP में होती है, बाकी डिपेंड करता है जहाँ से आप टेस्ट कराते हैं। अब इसके अलावा कि ये तो कॉमन टेस्ट हो गए, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा, मान लीजिए हम IgE लेवल में ये तो पता लगेगा ही नहीं कि भाई हमें किस चीज़ से एलर्जी है, फूड से एलर्जी है, ड्रग से एलर्जी है, या हमारी स्किन में किसी और चीज़ से एलर्जी हो रही है, डस्ट से एलर्जी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो एक कॉमन पैकेज होता है जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। डस्ट एलर्जी आती है, ड्रग एलर्जी आती है, आपकी इंसेक्ट एलर्जी होती है, ठीक है, फूड एलर्जी होती है। तो ये एक कॉमन पैकेज होता है सब, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है, यानी ये कॉस्ट करता है लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये एज MRP, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हर तरीके की एक कैटेगरी होती है, या फिर आपको अगर मान लो ये आपको पता है कि फूड से हो रही है तो पर्टिकुलर फूड एलर्जी का टेस्ट भी होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको जो बताया जिसमें सारे टेस्ट आते हैं, फूड एलर्जी, ड्रग एलर्जी या आपकी डस्ट एलर्जी, ये कॉमन है, ये नहीं एक ये पैकेज है पूरा का पूरा। लेकिन अगर आप सेपरेट कराना चाहते हैं कि भाई मुझे मालूम है कि मुझे डस्ट से एलर्जी है तो मैं डस्ट एलर्जी का टेस्ट पर्टिकुलर करा सकता हूँ, मुझे पता है फूड एलर्जी है तो मैं फूड एलर्जी का पर्टिकुलर टेस्ट करा सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको पता है कि एलर्जी किस चीज़ से हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन लें। या फिर आपको कॉमन वैसे ही होते हैं तो जो मैंने बताया छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स जो बताएं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। होपफुली कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें, ठीक है दोस्तों। तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो लास्ट में जो दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है या आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है और आप लोग उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगर सोल्यूशन मेरे पास है तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं हमारे साथ जितने डॉक्टर्स जुड़े हैं मैं उनके साथ डिस्कस करके आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकता हूँ। और दोस्तों मैं एक चीज़ और सोच रहा था कि मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर वो भी बता सकते हैं। बट मैं पर्टिकुलर डॉक्टर के साथ कोई वीडियो बना के आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।